जी वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है हाजी अदील साहब से। अदील साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान रेलवे का जो जनाजा पिछली हुकूमतों ने इतनी मेहनत और इतनी मुशक्क़त के बाद तैयार किया है, सुना है उसकी तदफीन की जिम्मेदारी अब बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिल हुई है ANP के बिलोर साहब को। किस हद तक सच ये है? आपने बड़ा अच्छा कहा है और एडमिट किया है कि उसका जनाजे की तैयारी जो है वो पिछली हुकूमतों ने की है। तदफीन का अब सवाल ये है कि हम देखते हैं कि आखिरी मरतबा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दें कि ये मुर्दा जाग जाए, ज़िंदा हो जाए, और अगर ज़िंदा नहीं हो तो यकीनी बात है कि ये फिर दफन करना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत को कई मरतबा प्रपोजल दी गई हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के पास इंजन ही नहीं है, और माजी में जो इंजन ख़रीदे गए थे वो इंजन अपने एक दोस्त मुल्क से ख़रीदे गए हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो चल सके। और उन इंजनों के ख़रीदने के लिए आपको अरबों डॉलर चाहिए जो आपके पास नहीं है। इमीडिएटली मैं ये समझता हूँ कि रेल के लिए, और ये बात मैंने कई मौक़ों पे भी ऑफिशियल भी की है, वज़ीर साहब से भी कहा है, सबको कहा है कि आप साइड लाइंस जो रेल सर्विस है वो ख़त्म कर दें। उनसे ना आपको आमदन होती है और वहाँ आप लोग मुफ्त लोग सफ़र करते हैं। वो वहाँ के स्टेशंस, लोकल स्टेशंस हैं, लोग मुफ्त आते हैं, वहाँ स्टाफ कोई काम नहीं करता है कोई, लेकिन पॉलिटिकल बुनियादों पे तो बेहतर यह है कि पेशावर से इस रेल का सफ़र कराची और सक्कर से कोयटा तक हो, एक मेन लाइन, ताकि पूरी कंसंट्रेशन आप इस पे दें। और ज़्यादातर समुंदर के रास्ते से जो सामान आता है और या जो एक्सपोर्ट होता है वो रेल के ज़रिए हो, जैसे माजी में होता था। तो जब आपकी पूरी कंसंट्रेशन इस एक रूट पे होगी, मेन रूट पे होगी, आप इसकी निगरानी भी कर सकेंगे। इसमें जो गलत आप काम हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, मिस हैंडलिंग हो रही है, उसको भी कंट्रोल। लेकिन आपने उसकी इतनी ब्रांचें खोल दी हैं कि पता ही आपको नहीं चलता है कि कौन कहाँ है, कौन सा इंजन कहाँ रुक गया, किसने आखिरी सांस कहाँ ले ली। इसके लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये इनकलाबी कदम तो हर दूसरे तो अखबार में आ रहा होता है कि फलां ट्रेन बंद हो गई, फलां वो देखिए वो इनकलाबी नहीं है, वो तो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है मामला। मैं तस्लीम करता हूँ, वो क्या तनज़्ज़ुल की जाना इनकलाब होता है? आप शायद इनकलाब की मुझे तर्जुमा नहीं आता है। यही आपसे सुनना चाह रहा था। अच्छा, वो आपने खुद ही कह दिया। मैं तो अपनी ज़मीनों को बाजगुजार करा करके नहीं ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, सारे काम किए जा सकते हैं। रेल के पास अपनी ज़मीनें, देखें गलतफहमी है आपको। अंग्रेज़ों ने जब ये ज़मीनें ली हैं ना, तो कोई लीज़ लिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, 100 साल का लीज़ था कि 200 साल, देखिए हांगकांग लीज़ पे था, वापस चले गए चीन को। अब इस पर मेरी जहाँ तक इत्तला है कि हाजी साहब ने, गुलाम अहमद बिलोर साहब ने कोई कोशिश की है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रेल बैठ कर फैसला करे कि चलें ये ज़मीनें हम बेचते हैं, तो इसमें 50% आप ले लें, 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले ले, ताकि कुछ हल निकले। फिर अब इसमें कुछ इलाके हैं जो कैंटोन बोर्ड से गुजरते हैं। कैंटोन बोर्ड्स वाले कहते हैं ये हमारी ज़मीनें, ये आप बेचें और पैसा हमें दें। अब यही मसला है, अगर ये बेच के रेलवे पे पैसा लगना है तो एक तो सूरत हाल है। तो इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मैटर ले जाना चाहिए। एक और बात यह है कि रेलवे में वज़ीर भर्ती नहीं होनी चाहिए। इस हुकूमत के दौर में भी कई हज़ार भर्तियाँ हुई हैं। जब एक इदारा ख़त्म हो रहा है, इदारा कमज़ोर हो रहा है, ये PIA वाली बात है, स्टील मिल वाली बात है। हुकूमत के दौर में इस भर्तियों की जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं? यकीनी बात है कि इस हुकूमत पे आती है। इस हुकूमत में आप भी शामिल हैं? यकीनी बात है कि हमारे वज़ीर कैबिनेट के मेंबर हैं। जब फैसला होता होगा तो कैबिनेट में उनकी राय ली जाती होगी। नॉर्मली ये देखा गया है कि ANP में आप जैसे मुतअद्दिद एतदाल पसंद रहनुमा मौजूद हैं, मगर कराची की हद तक एतदाल पसंदी का फुकदान क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है। कराची की पार्टी की भी पॉलिटिक्स को हमारी वफाकी पार्टी बड़ी हद तक कंट्रोल करती है, जो और प्रोविंशियल अटारमी जितनी दूसरों सूबों को दी है उसमें है। कराची में तशद्दुद गाहें जिस पे लोगों के हाथों में मेखें ठोकी जाती थी, और जहाँ लोगों को गर्द हाथ काटे जाते थे, और बोरियों में लाशें, और नो गो एरियाज, ये रवायत कहाँ से चली है? देखें, जब आप तशद्दुद की सियासत करते हैं तो कुछ अरसे के बाद रिएक्शन में भी तशद्दुद की सियासत होती है। तालिबान और दहशतगर्दी को छोड़ के आप सियासी तौर पे पख्तूनख्वा को देख लें। हम लड़ते भी हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी तौर पे, इलेक्शंस भी लड़ते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन रिश्ते नाते भी हमारे होते हैं। कराची में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं भी जानना चाह रहा हूँ, एतदाल पसंदी क्यों नहीं? कराची में जो कराची में अगर सामने से गोली आती है उसका जवाब आप दुरूद शरीफ से आई थी, ज़बरदस्ती जिसने कराची पे कब्जा किया था, वो तहजीब आज तक पाकिस्तानी शलवार नहीं पहनती है। मैं आपसे पूछता हूँ, शेरवानी क्या पंजाबी का लिबास था? क्या पंजाब बंगाली का लिबास था? क्या
सिंधी का लिबास था, क्या बलूची का लिबास था। इख्तिलाफ शेरवानी से, शेरवानी वाले से। सब मैं बात हूँ, जब क्योंकि शेरवानी तो कायदे आज़म ने भी पहनी है। कायदे आज़म ने भी पहनी है, मास्टर तार सिंह ने भी पहनी है, पंडित नेहरू ने भी पहनी है। पेशावर में इस्लामिया कॉलेज में हम पहनाते हैं बच्चों को, वो मर्जी से आप पहने हैं। लेकिन आप कहेंगे ये आपका कौमी लिबास हो गया, उसके बगैर आपने हल्फ भी नहीं उठाना वजारत का, ये रवायत थी। देखिए, जब आप अपनी तहजीब, अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपनी खुराक, अपना लिबास छोंसेंगे किसी पर, तो फिर आपसे मेरी नफरत पैदा होगी। ये वन साइडेड ट्रैफिक है। ये लोग, जो लोग आए हैं बाहर से, उससे पहले तो ना पंजाबियों और सिंधियों के दरमियान लड़ाई थी। इसमें खता सिर्फ उनकी है, आपका इसमें कोई रोल मैं नहीं। समझता हूँ कि रिएक्शन ज़रूर हमारी सब की तरफ से हुआ होगा, लेकिन इब्तदा किसकी तरफ से हुई है? जमात इस्लामी से आपकी क्या लड़ाई थी? जमात इस्लामी तो उर्दू बोलने वाली थी। प्रोफेसर गफूर तो उर्दू अहले ज़ुबान है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो लीडर थे, नूरानी साहब, मौलाना, वो तो सारे उर्दू बोलना है। आप उनके क्यों खिलाफ हुए हैं? इसलिए कि उन्होंने आपकी डिक्टेशन नहीं कबूल की। जंग हथियारों से लड़ी जाती है सर, ठीक है, जंग हथियारों से लड़ी जाती है। अगर उस तरफ से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपकी तरफ से भी तो ऐसा ही हो रहा है कि रिएक्शन में आप कुछ वो अगर आपको गोली मार रहे हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़ के तो नहीं फूक रहे हैं ना। पहली बात मैं आपको कहूँ कि हर पश्तो बोलने वाला ANP का साथी नहीं है और हर उर्दू बोलने वाला MQM नहीं है। अब यहाँ ट्रेजिडी ये हुई है कि MQM आपस में लड़ती है, मुत्तहिदा महाजर मास का अपना ग्रुप लड़ता है, फाक ग्रुप लड़ता है, कि आमर लड़ता है, कि अल्ताफ़ का ग्रुप लड़ता है। जो लोग मरते हैं तो कहते हैं ये तो उर्दू बोलने वाले मर गए, ये सारे MQM के हैं और इनको मारने वाला दूसरे लोग हैं। ये गलत है। आमिर ने खुद कहा है जब वापस आया, माफ़ी मांगी, क्योंकि जेल से ना निकलता अगर वो माफ़ी ना मांगा। अभी भी आफाक जेल में है कि मेरी वजह से और हमारी वजह से, हमारी जंग से हमारे भाई शहीद हुए हैं। तो उन्होंने तो खुद एतराफ़ किया है। आज भी हम आपसे कहते हैं कि चलें माजी को छोड़ दें। अब तो तीनों जमातें इकट्ठी हुई हैं। हमने ऑफ़र की थी कि जनाब ये झंडों की सियासत छोड़ दें। पाकिस्तान में ये बोर्ड जो रंगीन है, मुख्तलिफ रंगों के, आप दीवारों की चाकिंग करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, ये छोड़ दें। कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपने शाही सैयद की तस्वीर को हटा दिया। सवाल ये कि आपकी तस्वीर वो पहली तस्वीर है जो कराची एयरपोर्ट पे टंगी और उसके बाद दीगर लोगों ने उसको तकलीद की। सवाल ये, उससे पहले सबसे पहले उस तस्वीर को उठा देते ना। बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं लोगों की, हम वो तमाम तस्वीरें हटाने के लिए राजी हैं। बाचा खान के अमन के फ़लसफ़े का बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता है, आप लोग बहुत प्रोपोगेट करते हैं उस चीज़ को। ये ढिंडोरा करने वालों को कराची में बहता लहू नज़र नहीं आता? वहाँ इंसान नहीं बसते? पहली बात यह है कि आप भी अहले ज़ुबान हैं और आपने नहायत तंज अंदाज से बादशाह खान के फ़लसफ़े का मजाक उड़ाया है, जो आपको नहीं उड़ाना चाहिए। तहजीब से बात करें आप। ये अहले ज़ुबान जिस अंदाज से गुफ्तगू कर, उसमें नफरत है। ये आपकी नफरत है। आपके अंदर का खब्स जो है ना वो बाहर निकला है। हम ईमानदारी के साथ अदम तशद्दुद पे यकीन रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम हज़रत ईसा के फॉलोअर्स नहीं हैं कि आप मेरी एक गाल पे मारेंगे तो हम दूसरी गाल पेश करेंगे। हम एक मरतबा सब्र कर लेंगे, 2 मरतबा सब्र करेंगे, और यही हमने स्वाद में किया है। एक दफ़ा एग्रीमेंट किया, दूसरी मरतबा एग्रीमेंट किया है। लेकिन आप अगर लड़ने पे तुले हैं तो फिर हम आपसे लड़ेंगे। मेरा कोई दूसरा वतन नहीं है, मैंने आपसे कहा यही 2 वतन है मेरी मजबूरी है। मेरे पास और ज़मीन नहीं है, मेरे पास तो यही वतन है। मैं इस वतन को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? तो मैं इस वतन में अमन चाहता हूँ। ये मेरी सियासत है कि मैंने हमेशा तकसीम की मुखालफत की है, चाहे वो तकसीम हिंदुस्तान की थी कि वो तकसीम पाकिस्तान की थी। आपने तकसीम की मुखालफत हमेशा की मुखालफत। हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। हमने जो पाकिस्तान हमने उसकी मुखालफत की, हमने मुखालफत की थी उस वक़्त। अच्छा, हमने उस वक़्त मुखालफत की थी। और आज तो पाकिस्तान बन चुके हैं, उसमें हम रह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब मस्जिद बन जाए तो उसमें फिर नमाज पढ़नी पड़ती है। मजबूरी का सौदा नहीं, मजबूरी नहीं है। हमारी बात लोगों ने नहीं मानी। एक जमहूरी अमल था, हमने कोशिश की। हमने तो इस पाकिस्तान की भी मुखालफत की, तकसीम की मुखालफत की। हमने तो उस वक़्त भी कहा कि इस पाकिस्तान न तोड़ो। अब लेकिन इस पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश है, हम वहाँ भी जाते हैं, वीज़ा परमिट लेके जाते हैं। तो हम फितरतन पख्तून जो है वो तकसीम के ख़िलाफ़ है। हम तकसीम के हक़ में नहीं हैं और ना हम इस पाकिस्तान की तकसीम चाहते हैं। चाहे वो तकसीम लिसानी बुनियादों पे हो, कि सकाफ़ती बुनियादों पे है, कि या वोट को गिरफ्त करने के हो, कि मैं अपने लिए अलग एक मुल्क बना लूँ, मैं अलग एक शहर बना लूँ, एक सूबा बना लूँ और उसमें मैं अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाऊँ, अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म हो। हम इस सोच के कायल नहीं हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के गुलदस्ते के हम सब फूल हैं और हमने मिल के रहना, तो ये गुलदस्ता अच्छा न लगेगा। और अगर हम अलग अलग फूल सजाएंगे तो शायद किसी एक को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं जब तकसीम का ख़िलाफ़ हूँ तो मुझसे ऐसी आप किसी
सोच की तोका न रखें जो तकसीम का सबब बनती है। और फिर कराची का अमन मेरी ज़रूरत है, चाहे आप समझे कि कंप्रोमाइज़ है, मेरी मजबूरी है कि कराची में अमन हो। अगर कराची में अमन न हो तो फिर मैं अपनी लाशों को भी उठा के अपने इलाके में नहीं ले जा सकता, इसलिए कि मेरे कोई शहर इतना बड़ा नहीं है कि मेरे 40 लाख लोगों को कबूल कर लें। हाजी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।